स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 47वां भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है हैविंग हैज़र्ड्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, अर्थात नैतिक विकास का जो सिद्धांत हैविंग हैज़र्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपके सामने सार्थक और तर्कपूर्ण विश्लेषण के साथ आपके सामने आएगा। और इसमें यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मेरी कोशिश रही है कि सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल कर लिए जाएं। तो मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक सामग्री आपके पास तक पहुंचा सकूं, जिससे आप सीटेट की परीक्षा की तैयारी बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से कर सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि विकासात्मक कार्यों, जिसको इंग्लिश में डेवलपमेंटल टास्क कहा गया है, का संप्रत्यय सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका उत्तर है कि विकासात्मक कार्यों का संप्रत्यय सबसे पहले हैविंग हैज़र्ड नाम के मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि हैविंग हैज़र्ड किस देश के निवासी थे? यहाँ पर मैंने हैविंग हैज़र्ड जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनका पूरा नाम आपके सामने लिखा हुआ है कि इनका पूरा नाम है रॉबर्ट जेम्स हैविंग हैज़र्ड, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, रसायन विज्ञानी तथा भौतिक विज्ञानी थे। इनका जन्म 8 जून सन 1900 में वाशिंगटन में हुआ तथा इनकी मृत्यु 31 जनवरी सन 1991 में हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हैविंग हैज़र्ड ने विकासात्मक अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा? तो इसका उत्तर है कि हैविंग हैज़र्ड ने विकासात्मक अवस्थाओं को 6 भागों में बांटा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हैविंग हैज़र्ड के अनुसार शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? तो हैविंग हैज़र्ड ने शैशवावस्था और बाल्यावस्था की अवधि जन्म से 5 वर्ष मानी है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में मिडल चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है, को हैविंग हैज़र्ड ने किस अवधि में बांटा है? तो बाल्यावस्था को हैविंग हैज़र्ड ने 6 से, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा सुधार लेना। तो यहाँ पर इस अवधि को 18 वर्ष नहीं बल्कि 12 वर्ष की अवधि में बांटा है। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि हैविंग हैज़र्ड ने 6 से 12 वर्ष की अवधि में इसको बांटा है। अगला प्रश्न चलिए देखिए कि हैविंग हैज़र्ड ने 13 से 17 वर्ष की अवधि को क्या नाम दिया? तो हैविंग हैज़र्ड ने 13 से 17 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था या एडोलिसेंस पीरियड कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके सामने प्रश्न है कि हैविंग हैज़र्ड ने प्रारंभिक वयस्कावस्था की क्या अवधि बताई है? तो हैविंग हैज़र्ड ने प्रारंभिक वयस्कावस्था या अर्ली एडल्टहुड स्टेज की जो अवधि बताई है, वह 18 वर्ष से 35 वर्ष है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि हैविंग हैज़र्ड ने मध्य वयस्कावस्था मिडल एज की अवधि क्या बताई है? तो हैविंग हैज़र्ड ने मध्य वयस्कावस्था की अवधि 35 से 60 वर्ष बताई है। नवा प्रश्न आपके सामने है कि हैविंग हैज़र्ड के अनुसार उत्तर परिपक्वता अवस्था की अवधि क्या है? तो हैविंग हैज़र्ड के अनुसार उत्तर परिपक्वता अवस्था, जिसको इंग्लिश में लेटर मैच्योरिटी स्टेज कहा गया है, की अवधि 61 वर्ष से मृत्यु तक है। इसके अलावा 10वां प्रश्न आपके सामने है कि हैविंग हैज़र्ड ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो हैविंग हैज़र्ड ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यहाँ पर दोनों में अंतर देखना कि पहला जो प्रश्न चल रहे थे उसमें विकासात्मक अवस्थाएं पूछी गई थी, तो हैविंग हैज़र्ड ने विकासात्मक अवस्थाओं को 6 भागों में डिवाइड किया, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैविंग हैज़र्ड ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो नैतिक विकास की हैविंग हैज़र्ड ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। दोनों प्रश्नों की प्रकृति में अंतर है, इसको बहुत ध्यान से आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हैविंग हैज़र्ड के अनुसार नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो हैविंग हैज़र्ड ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं जो बताई हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। इसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि पहली है नैतिकता की अबोध अवस्था। अबोध अवस्था यानी कि जहाँ बालक
को किसी भी वस्तु का बोध नहीं होता, तो इस अवस्था को अबोध अवस्था कहा गया है। तो इसमें हैविंग हैज़र्ड बताते हैं कि यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नवजात शिशु को अच्छे बुरे, सही या गलत का कोई बोध नहीं होता। वह अपनी तृष्णा और ज़रूरतों से ही प्रेरित होता रहता है। अपने कार्यों से दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव का बोध उसको नहीं होता है। दूसरी अवस्था है नैतिक विकास की दूसरी अवस्था जो हैविंग हैज़र्ड ने बताई है, वह है आत्म केंद्रित अवस्था। तो यह अवस्था सामान्यतः 6 वर्ष की अवधि तक चलती है या 6 वर्ष की अवस्था तक रहती है। कुछ व्यक्ति इससे भी अधिक आयु तक आत्म केंद्रित ही बने रहते हैं। इस अवस्था बालक निजी और समाज हित के मध्य विभेद करना सीखता है, यानी कि समाज हित क्या है और उसके आत्महित क्या है, उन दोनों के बीच में विभेद करना सीखता है, लेकिन स्वयं हित को दांव पर लगाने के लिए तत्पर नहीं रहता। आत्म केंद्रित कार्य नैतिक नियम का उल्लंघन करने के इरादे से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा या आवेग को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये दूसरी अवस्था है जिसको आत्म केंद्रित अवस्था बताया गया है। तीसरी अवस्था आती है रूढ़ि संपुष्ट अवस्था। तो हैविंग हैज़र्ड इसके बारे में कहते हैं कि इस अवस्था में बालक की प्रेरक बल या कार्य स्वेच्छा से नहीं, बल्कि समाज स्वीकृत से उत्पन्न रहता है। यानी कि बालक का जो एक फोर्स होती है, बालक के अंदर जो एक फोर्स होती है, जिसको यहाँ पे मोटिवेशनल फोर्स कहा गया है, वह आत्म केंद्रित ना होकर के बाह्य केंद्रित होती है और वह समाज स्वीकृत प्रक्रियाओं से ओतप्रोत रहता है। इस अवस्था में बालक निजी आवेगों की उपेक्षा करके समूह की तरह ही या समूह के प्रति ही तत्पर रहता है या प्रवृत्त रहता है। उत्तर बाल्यावस्था में समूह के नियमों की संपुष्टि में कार्य करने का वह अभ्यस्त हो जाता है। ऐसा करके वह बहुत सी व्यवहारिक चीज़ों को सीखता है। यानी कि जब बालक समाज या समूह में रहेगा तो बहुत सारी क्रियाओं को स्वतः ही सीख लेता है। चौथी अवस्था आपके सामने है जो हैविंग हैज़र्ड के द्वारा बताई गई है, वो है तर्कहीन चेतन अवस्था। आत्मचेतन शब्द का प्रयोग उस आत्म विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति को बाह्य लक्ष्य की उपलब्धि कराने वाला होने पर भी अपने आदर्शों के विपरीत समझे गए कार्यों को न करने की शक्ति देता है। यानी कि यह इस प्रकार का तर्कहीन चेतन अवस्था होती है जहाँ पर बालक अपनी आत्मचेतना का विश्लेषण करता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बालक के अंदर आत्मबोध या अपराध बोध की भावना पैदा हो जाती है। तो जब वह कोई गलती कर देता है, जैसे उसने कोई गलती की, तो उसके अंदर अपने आप ही आत्मविश्लेषण या अपराध बोध की भावना पैदा होती है कि मैंने गलत किया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति को बाह्य लक्ष्य की उपलब्धि कराने वाला होने पर भी अपने आदर्शों के विपरीत समझे गए कार्य को न करने की शक्ति देता है। तर्क रहित परंतु भावना से प्रेरित होकर किए गए कार्य व्यक्ति को तर्कहीन आत्मचेतना वाला व्यवहार कहा जाता है। तो यहाँ पर बालक के अंदर आत्मबोध और आत्मविश्लेषण की क्षमता विकसित होती है और वह जो क्रिया करता है उसमें तर्क वितर्क शामिल करने की कोशिश करता है और उसको अच्छी तरह से बिना किसी गलती के करने का प्रयास करता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि उच्च स्तर का नैतिक विकास होने तक लगभग सभी किशोर सामाजिक मर्यादाओं का भावनाओं के आधार पर ही अनुपालन करते हैं। यानी कि भावनाओं से प्रेरित होकर ही वह कार्य करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि चाहे वो सिगमंड फ्रॉयड हों या मैकडूगल हों, उन्होंने मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित प्रकृति के बारे में बताया है। यानी कि बालक की जो क्रियाएं होती हैं या बालक की जो प्रकृति होती है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है कि कई बार बालक भावनाओं के वशीभूत होकर के कार्य करता है। इसका तात्पर्य यह है कि परहित की दृष्टि से परिणाम के अनुसार मूल्यांकन को श्रेणीक्रम में ऊपर या नीचे रखने की चेतना का आना ही तर्कसंगत व्यवहार है। इस स्तर पर व्यक्ति समूह नियम, अमूर्त कानून या नैतिकता के साथ चिपका नहीं रहता।
वह स्वयं विवेक तथा परहित की दृष्टि से श्रेष्ठ निर्णय ही लेता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे जैसे बालक का विकास होता है, वह स्कूली एजुकेशन को पूरा करके जब वह कैंपस में पहुंचता है तो वहां पर वह आत्मविश्लेषण करता है कि वह सही क्रिया कर रहा है या गलत क्रिया कर रहा है। वह बार बार अपनी आलोचना भी करता है, यानी कि जिसको आत्म आलोचना कहा जाता है उसको करता है, आत्मविश्लेषण करता है, सही और गलत तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो हेविंग हजर्ट अपने इस सिद्धांत के माध्यम से इस बात को बताना चाहते हैं कि बालक लगातार बाह्य केंद्रित होकर और कभी आत्म केंद्रित होकर के अपनी क्रियाओं का लगातार विश्लेषण करता रहता है और इस नतीजे पर पहुंचने का प्रयास करता है कि नैतिक दृष्टि से वह सही है या गलत है, उसने जो क्रिया की है वो किस प्रकार की हैं, समाज सम्मत हैं या समाज विरोधी हैं, या मैं जो कार्य कर रहा हूं या मेरे जिस समूह का मैं सदस्य हूं वो समूह जो कार्य कर रहा है वो एंटी सोशल तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आपत्ति दिखाए या उंगली उठाए। तो इस प्रकार की आत्म आलोचना, आत्म विश्लेषण, अपनी स्वयं की समीक्षा करता हुआ बालक अपना विकास करता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और अपने अंदर नैतिक विकास की भावनाओं को विकसित करता हुआ चलता है। तो यहाँ पर एक विस्तृत विश्लेषण छोटी सी कक्षा में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हेविंग हजर्ट अपने इस सिद्धांत के माध्यम से नैतिक विकास का जो कंसेप्ट आपको समझाना चाहते हैं वो मैंने कम शब्दों में आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो ये लेक्चर मैं आज यहीं पूरा करता हूँ और प्रयास करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि पूरा कंसेप्ट आपके सामने इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आता रहे और आप लगातार CTET और उसके बाद भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी, जो शिक्षक पात्रताएं परीक्षाएं हैं, उनकी भी आप लगातार तैयारी करते रहें। तो 5 फिंगर क्लासेस आपकी सफलता को मार्गदर्शित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।